हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया है सेमीकंडक्टर के बारे में, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और जो हमारे सॉलिड होते हैं उनको कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हम मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं उसके बेस पे। फिर हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके भी आगे टाइप होते हैं, जिसके अंदर हम जो एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। एलिमेंटल होते हैं जो नेचुरल पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, और जो कंपाउंड होते हैं वो दो मेटल या जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको मिला के बनते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम इंडियम। ठीक है, तो ये थे हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर। आगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर थे जो, वो भी आगे 3 पार्ट में थे। उसके अंदर थे हमारे पास जो फर्स्ट था इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, सेकंड था ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एंड थर्ड था हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर। तो अगर आपको मेरी आपने वो वीडियो नहीं देखी और आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस प्लेलिस्ट पे जा विजिट करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे हमने पढ़ना है यहाँ पे कि हमारे जो एनर्जी बैंड होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, नाम तो सुने ही होंगे कि वो बनते कैसे हैं। तो उनको बनने के लिए हम पहले डिस्कस करेंगे हम सॉलिड से। सॉलिड में तो सभी आ जाते हैं, मेटल भी, इंसुलेटर भी और सेमीकंडक्टर भी। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सभी का पढ़ेंगे कि किसके बीच में कितना एनर्जी गैप होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड क्या होता है। ठीक है, तो वह सारी चीज़ हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आता है एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि जो हमारी एनर्जी बैंड है वो बनते कैसे हैं, ये स्टडी करना है हमें इसके अंदर। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास है बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक एंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ये हमारे बैंड होते हैं इनको हम डिफ़ाइन 2 बेसिस पे कर सकते हैं। फर्स्ट तो बोर की थ्योरी लेके और सेकंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या होगी, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होगी हमारी 1s1। अगर हम हीलियम की बात करें तो हमारे पास उसका 2 होता है, तो वहाँ पे हो जाएगी 1s2। अगर हम सोडियम की बात करें उसका 11 होता है, तो वहाँ पे होगा हमारे पास 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर देखा जाए तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11 होते हैं सोडियम में। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम sp-d-f की फॉर्म में उसको लिखते हैं। और इनकी क्या है, सभी की अपनी अपनी एक एनर्जी लेवल होता है, सबकी एक डिस्क्रीट एनर्जी होती है। जब तक हमारा एटम जो आइसोलेटेड रहता है, वो अकेला रहता है, किसी के साथ इंटरेक्ट ना कर रहा हो। ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे यहाँ पे s लेवल की अपनी एक एनर्जी है, 2s वाले की अपनी है, 2p की अलग अपनी है और 3s की अपनी है। तो सभी की डिस्क्रीट होती है, अपनी अपनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोर थ्योरी की बात करें यहाँ पे, तो जो बोर थ्योरी है एटॉमिक की, उसमें क्या बोला गया था कि जो हमारे पास एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके आउटर मोस्ट जो ये सेल और ऑर्बिटल होते हैं, इनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हमारे जो न्यूक्लियॉन्स में जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, मीन्स कूलम्बिक इंट्रैक्शन होती है उनके बीच में, वो आपस में एक दूसरे को इंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने बोला था, जो बोर थे, नील बोर साइंटिस्ट थे जो हमारे, उन्होंने बोला था कि जो हमारी जैसे जिस भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे एक फिक्स्ड एनर्जी होगी उस ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। मींस उसके पास एक डिस्क्रीट एनर्जी होगी, मींस ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी लाई करता होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर यहाँ पे 1 पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है तो 2 भी एग्जिस्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर मीन्स अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल हमारा 13.6 -13.6 एनर्जी का है, तो सेकंड हमारा ना तो 12 का होगा ना 11 का होगा, वो हमारा 3.4 का होगा।
ठीक है। तो ये बात किसने बोली थी? हमें नील बोर ने बोली थी। उन्होंने बोला था कि कोई डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट का मतलब कंटिन्यूटी नहीं होएगी, ये नहीं है कि उसके अंदर अगर पहले 13 है तो फिर आगे 12 ही पक्का आएगा, 12 के बाद हमारा -11 ही आएगा, या फिर -11 के बाद -10 आएगा, ऐसा नहीं है। तो हमारा क्या होता है इसके अंदर डिस्क्रीट कुछ पॉइंट्स तो मिलते हैं और कुछ पॉइंट्स हमारे एम्प्टी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बोला था इसके अकॉर्डिंग। तो इसकी एनर्जी क्या होती है? डिस्क्रीट होती है सभी की। तो अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात करें तो सभी जो भी उसकी एनर्जी होगी डिस्क्रीट होगी, किसी भी सेल या सब सेल के कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। ये थे हमारे जो बोर थ्योरी थी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी थी, ठीक है। अब जैसे अगर हम इन जो बोर थ्योरी थी वो स्पेशली हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड थी। अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके चलते हैं तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, इसके बाहर एक ही हम सेल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिटल दिखाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो इसकी जो फर्स्ट ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6, ठीक है। लेकिन अगर ये एनर्जी गेन करके और एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो इसकी एनर्जी हो जाती है -3.4। और अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे -13.6 है, यहाँ पे -3.4 है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, जितनी चीज़ कोई चीज़ अगर बड़ी से बड़ी चीज़ अगर नेगेटिव है तो वो छोटी होती है वैल्यू में, ठीक है। और अगर छोटी चीज़ है मीन्स एक तो हमने पॉजिटिव ले ली और एक हमने नेगेटिव ले ली। जो पॉजिटिव है वो जो नंबरिंग है उसमें तो कम है, जैसे मान लिया हमने एक 5 ले लिया, एक 10 ले लिया, लेकिन जो 5 है वो तो हमारे पास प्लस का है और जो 10 है वो नेगेटिव है। तो हमारे पास छोटा कौन सा है? -10 है, क्योंकि नेगेटिव में जितनी बड़ी चीज़ होती है कि जितना बड़ा नंबर होता है वो उससे छोटा ही काउंट किया जाता है, छोटा ही हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा। तो जो सेकंड ऑर्बिटल होगा उसकी हमारी 3.4 हो जाती है, जो थर्ड होगा उसकी 1.5 हो जाती है, और जो हमारी फोर्थ होगी उसके अंदर हमारी जो एनर्जी है वो हो जाती है 0.856 माइनस में, ठीक है। और अगर आप देख रहे होंगे कि एनर्जी क्या हो रही है आउटर, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से आगे मूव करते जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जाना है एनर्जी गेन करके तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। वो एनर्जी लेगा, लेने के बाद फिर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और जब वो वापस आएगा तब क्या करेगा? एमिट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्जर्व किया था नील बोर ने स्पेक्ट्रम को, जिसके अंदर एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में, ठीक है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड, तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये था हमारा बेस, जिसके बेस के ऊपर हमने क्या है एनर्जी बैंड जो फॉर्मेशन है वो डिस्कस किया। ये तब तक है जब हमारा क्या हो, जब हमारा जो एटम है वो बिल्कुल अकेला हो, आइसोलेटेड हो। लेकिन जब हम हमारे एटम को किसी क्रिस्टल में सिचुएट कर देते हैं, किसी क्रिस्टल के पास चला जाता है वो अगर एटम हमारा, तो उसके अंदर क्या होगा, जो इंट्रैक्शंस हैं वो होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर एक बंदा है वो घर में बैठा है तो वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, मीन्स फैमिली मेम्बर्स के साथ तो करेगा लेकिन हमारे पड़ोसी के साथ तो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था, जब आइसोलेटेड था तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, ठीक है, उनके साथ रिलेशन था उसका। लेकिन जैसे ही उसको क्रिस्टल में रखते हैं तो उसके पड़ोसी भी उसके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ से भी। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास ये क्रिस्टल है, इसके अंदर ये फॉस्फोरस की जगह मान लो सिलिकॉन का ही ले लिया हमने, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है नहीं, ये तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, अगर यहाँ पे सिलिकॉन रखेंगे तो 4 ही होंगे। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे एक क्रिस्टल। अगर जो ये इनके बीच की डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटरएटॉमिक स्पेसिंग, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस हमारी क्या है, ज़्यादा है, हमारे पास क्या होता है एक लिमिट होती है, 1 एंगस्ट्रॉम की लिमिट होती है हमारे पास। जब ये 1 एंगस्ट्रॉम की इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो 1 एंगस्ट्रॉम हो, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर इनके बीच की इतनी डिस्टेंस होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनकी एनर्जी है, पहले इनकी एनर्जी क्या थी, आइसोलेटेड थी, मतलब अलग अलग थी, डिस्क्रीट एनर्जी थी। कोई भी जैसे अगर हम सिलिकॉन का केस लेके चलते हैं तो हमारे पास जो सिलिकॉन की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, जो सिलिकॉन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी लिखें तो हमारे पास क्या बनेगी सिलिकॉन की, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी यहाँ पे 14 है इसका, ठीक है। तो हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
जो अब अगर हम किसी इंसान से ही रिलेट करें कि एक इंसान है, वो जब घर में रहता है तो उसकी किसी के साथ इंटरेक्शन हो नहीं रही होती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसको अपने पड़ोसी वगैरह मिलते हैं तो उनसे बातें करता है, इंटरेक्ट करता है, लेकिन जो उसकी अंदरूनी बातें हैं वो तो शेयर नहीं करता ना हर किसी से, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो हमारे इंटर मोस्ट जो अंदर वाले हमारे पास जो सेल हैं उनकी एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर नहीं करता, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ जो ज़्यादा इफेक्ट देखने को हमें मिलता है वो आउटर मोस्ट सेल्स की इलेक्ट्रॉन्स में ही मिलता है, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनकी एनर्जी स्टार्टिंग में जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है, चाहे उनकी डिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो। आई समझ में? तो सिर्फ किस पे इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम बात करें जर्मेनियम की यहाँ पे, तो जर्मेनियम का हमारे पास 32 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2, तो वहाँ पे हमारे पास केस आ जाता है 4s2 4p2 का। जब हम अंदर वालों की बात कर ही नहीं रहे, वो तो स्टेबल हैं, वो तो अपनी एनर्जी चेंज करेंगे ही नहीं किसी के इंट्रैक्शन से, ठीक है। तो चेंज किसके अंदर आ रहा है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने उसके भी वो यही वाले लिख दिए और जर्मेनियम के भी और सिलिकॉन के भी वही वाले लिख दिए। तो अब अगर देखा जाए तो इनकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और एक जो हमारा क्रिस्टल बना होता है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होता है। अब हमें थोड़ी ना पता है कि हमारे पड़ोस में कितने बंदे हैं टोटल, ठीक है। तो n नंबर मान लिया हमने, अप्रोक्सीमेशन में लेके चलते हैं, तो हमने मान लिया कि n नंबर वो हैं, ठीक है। तो अगर n नंबर्स हैं तो 4 तो उसके खुद के हो गए इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट हैं, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके खुद के हैं यहाँ पे 4, कोई भी एक, अगर सिलिकॉन की बात करें इसके 4, इसके भी 4, इसके 4, इसके 4, तो टोटल कितने हो गए 4n हो गए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सिलिकॉन की बात करो या फिर जर्मेनियम की बात करो, तो वहाँ पे 4n हो गए। लेकिन हमें ये भी पता है कि उसको अगर अपना आउटर ऑर्बिट पूरा कंप्लीट करना है तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं, ऑक्टेट रोल सुना होगा आपने, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 तो हमारे s में आ सकते हैं और 6 हमारे p में आ सकते हैं। मीन्स जैसे 3s2 तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ 3p6 आना था, कंप्लीट तो तब होता कम्प्लीटली फील्ड तो इसके पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इसका मतलब टोटल जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेस है वो कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। तो एक के पास अगर 8 के लिए है तो बाकी सबके पास कितने के लिए है, 8n के लिए है, क्योंकि टोटल नंबर तो हमारे पास कितने हैं, n है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास सिलिकॉन प्रेजेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n नंबर के अकॉर्डिंग हमारे 4n इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम बात करें कि एक जब कम्प्लीटली फिल्ड होती है कोई सेल तो उसके अंदर ऑक्टेट रूल लगता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इनको, क्योंकि इसके पास 3s2 है और 3p2 है, तो 3p6 होना चाहिए था, तो 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते थे यहाँ पे। तो इसके पास वैकेंसी है यहाँ पे 8n की, तो मीन्स 8n में से 4n तो इसके कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन जो हमारे पास 4n बच गए वो हमारे एम्प्टी है यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स जो 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट है उनके पास, कि वो उनमें से किसी में भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है उनकी जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी 1 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है, मीन्स हम मान लेते हैं वहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम है हमारे पास, ठीक है। तो अगर वो 10 एंगस्ट्रॉम है तो उस टाइम पे जो हमारे ये 3s2 और 3p2 के जो हमारी एनर्जी है, लेवल है, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप आगे देख भी सकते हो, मैंने डायग्राम इसमें दिखाया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास ये है कि ये है यहाँ पे बात कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होती है वो हमारी 1 एंगस्ट्रॉम की होती है, जब जाके वो हमारे जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, मिक्सड हो जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ये से बिल्कुल ईजीएस्ट वे है, इससे आसान वे आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब ये है हमारे पास डायग्राम।
तो इसके अंदर क्या होगा, जब स्टार्टिंग के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है, वो तो ऐसे कैसे ही रहेंगे, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा एनर्जी में। लेकिन अगर चेंज आएगा तो वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स में आएगा। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे 3s2 और 3p2 थे। तो 3s2 और 3p2 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने, जैसे यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस का चक्र पड़ता है, इनमें जो स्पेसिंग होती है, जैसे हमने यहाँ पे एक सिलिकॉन ये बना लिया, एक सिलिकॉन ये हो गया, एक सिलिकॉन ये हो गया, एक सिलिकॉन ये हो गया, ठीक है। अब ये भी कंपलसरी नहीं है कि एक क्रिस्टल में एक, जैसे मान लो हमने एक क्लास ले ली, ठीक है, एक कोई बच्चा ले लिया हमने जो बीच में बैठा है, ठीक है। अब उसके एक साइड में 3 लाइनें बनी हुई हैं, दूसरी साइड में भी 3 लाइनें बनी हुई हैं, और उससे आगे भी 5 बंदे बैठे हैं और उससे पीछे भी 5 बंदे बैठे हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, उस बीच वाले को छोड़ के किसी दूसरी लाइन के किसी बंदे को पिक करें, तो क्या उसकी साइड में इक्वल नंबर मिलेंगे? हमें नहीं मिलते, क्योंकि क्या होता है, हर किसी का अपना अपना बैकग्राउंड होता है, मीन्स जो उसकी सराउंडिंग होती है सबकी एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो सराउंडिंग पे डिपेंड करती है उनकी इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या है 3s2, अब इस सिलिकॉन की, अब जैसे यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे, अगर इनको तो कंपेयर करें तो 4 ही इनको शेयर कर रहे हैं, 4 सिलिकॉन है इसके सराउंडिंग में। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसकी तो सिर्फ यहाँ पे एक ही है, एक ही ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है, एक अगर यहाँ पे साइड में आएगा तब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी की सराउंडिंग अलग अलग होती है। अब बात करें अगर हम यहाँ पे 3s2 और 3p2 की, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इनकी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है अगर हमारे पास, जैसे इन्होंने दिखा रखा, अगर d है हमारे पास, तो जब तक d रहेगी, d से c तक आएगा, तब तक तो इनका एनर्जी जो गैप है वो सेम रहेगा, जैसे स्टार्टिंग में है बिना इंटरेक्शन के उतना ही रहेगा। जैसे क्या होता है, जब हम किसी से मिलते हैं, जब उसके नज़दीक होते हैं तभी बातें करते हैं, दूर से चिल्ला चिल्ला के तो कोई मूर्ख ही बात कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं हम इसको कि जब इंटरेक्शन ज़्यादा कब होती है, जब हम नज़दीक आते हैं तब बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो और नज़दीक आएंगे, तो ये डिस्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन हो नहीं रही थी। जैसे ही हमने जो वो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग थी उसको रिड्यूस किया, डी से बी पे लेके आए, तब उनके बीच में थोड़ा थोड़ा हम जो एनर्जी थी वो चेंजेज होने लग गई। मीन्स जो 3p की थी वो 3s में मिक्सअप हो गई, ठीक है। और जब हम बिल्कुल बी लेवल पे पहुँचे तो वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो चुकी थी। लेकिन जैसे हम ये जो बी थी, ये भी डिस्टेंस क्या थी, ज़्यादा थी, 1 एंगस्ट्रॉम से। जैसे ही हम ए लेवल पे पहुँचे तो वहाँ पे क्या हो गया, जो 3p2 हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, और जो 3s2 इलेक्ट्रॉन थे, वो कम्प्लीटली क्या हो गए, उन्होंने 2 बैंड क्रिएट कर लिए। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में इकट्ठा हो गए, और जो ऊपर वाले बैंड जो हमारा बना है ये वाला, ठीक है, वो हमारा एम्प्टी रह गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बैंड तो यहाँ पे तो कुछ नहीं गया, इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन बन गया वो हमारा कंडक्शन बैंड होता है, और जो हमारा नीचे बैंड बनता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और जो इनके बीच में एनर्जी गैप होता है उसको, जो मीन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर हमें इलेक्ट्रॉन भेजना है तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिएगी, तो वो जो एनर्जी जो हम उनको देते हैं उसको बोलते हैं हम एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये हाँ इसको बोल देते हैं एनर्जी गैप, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Eg से। तो अगर अब हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना हो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप को, तो वो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि जो हमारा वैलेंस बैंड होता है, जैसे ये हमारा वैलेंस बैंड है, और यहाँ पे ये हमारा कंडक्शन बैंड है, और ये इसके बीच में हमारे पास एनर्जी गैप है, ठीक है, जिसको Eg से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो कंडक्शन बैंड का बिल्कुल लोअर एनर्जी लेवल होता है उसको हम Ec बोलते हैं, और जो अपर एनर्जी लेवल होता है उसको हम Ev बोलते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि 4n स्टेट नीचे चली गई क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन नीचे थे, ठीक है, और 4n स्टेट हमारी इसकी ऊपर चली गई क्योंकि टोटल 8n थी, 4n फिल्ड थी लेकिन 4n एम्प्टी थी। तो इन्होंने 4n तो एम्प्टी छोड़ दी और इसको कम्प्लीटली फिल्ड कर दिया। तो अगर अब इसको डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है, तो कैसे बोलेंगे कि ये वैलेंस बैंड है ना, जो वो हमारा लोअर बैंड होता है, लोअर बैंड ही है, नीचे है, ठीक है। सेकंड हम बोल सकते हैं इसमें क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रिस्टल के, वो सारे इससे ही बिलोंग करते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ही आ गए थे ना हमारे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया था, कम्प्लीटली फिल्ड हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, हम दोबारा अगर ड्रॉ करेंगे इसको, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे, तो जो हमारा ये
वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फील्ड हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जैसे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। लेकिन जो इसका ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड था वो एम्प्टी हो गया। इसको अब डिफ़ाइन करें अगर हम, तो हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि जो हमारा वैलेंस बैंड है वो लोअर बैंड होता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इससे ही बिलोंग करते हैं, और ये पार्शली फील्ड भी हो सकता है और कम्प्लीटली फील्ड भी हो सकता है, लेकिन एम्प्टी कभी नहीं होता, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या बन सकती है कि द वैलेंस बैंड इज़ अ लोअर बैंड बिलोंगिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ गिवन क्रिस्टल। दिस बैंड मे बी पार्शली और कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स बट नेवर एम्प्टी। ओके, कि ये कभी भी खाली नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर या तो हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो इसके इलेक्ट्रॉन। कम्प्लीटली फील्ड भी हो सकता है और हाफ भी हो सकता है। और ये जो एनर्जी जो बैंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कैपेबल नहीं होते कि एनर्जी गेन करके वो किसी एक्सटर्नल फील्ड से एनर्जी गेन करके बाहर चले जाएं, कि जाके इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो अब अगर कोई पूछे हम आपसे कि वैलेंस बैंड होता क्या है, तो क्या कहोगे आप कि वैलेंस बैंड हमारा वो बैंड होता है जो बिल्कुल लोअर बैंड होता है हमारी एनर्जी डायग्राम में, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उनको। जो ये बैंड है ये या तो कम्प्लीटली फील्ड होता है या फिर पार्शियली फील्ड होता है, ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। और जो हमारे बैंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमारे एनर्जी गेन करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो हमने एक्सटर्नल अप्लाई कर रखी हो, तो वो लेके इलेक्ट्रॉन्स लेके ये कहाँ नहीं जाएगा, हमारे इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो फिर कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, अगर सोचने की बात है, तो वो क्या करेगा, पहले एनर्जी गेन करके हमारा कंडक्शन बैंड में जाएगा, तब जाके वो इलेक्ट्रिक करंट का काम करेगा, ठीक है। तो अब ये तो था हमारा वैलेंस बैंड। अगर अब हम यहाँ पे बात करें हमारे कंडक्शन बैंड की, तो कंडक्शन बैंड में क्या था, वो तो क्या था, अपर एनर्जी लेवल था, अपर बैंड था, लेकिन उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। हम क्या कहेंगे, जब 0 केल्विन पे होता है, मीन्स जब तक हम कोई टेम्परेचर उसको प्रोवाइड नहीं करते हमारे क्रिस्टल को, तब तक जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है। तो कंडक्शन बैंड को डिफाइन करेंगे कि एनर्जी बैंड में जो ये डायग्राम होता है अपर बैंड होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते 0 केल्विन टेम्परेचर पर। जैसे ही हम यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके में भी जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। अगर उनकी एनर्जी सफिशिएंट है तो जा सकते हैं, अगर नहीं है तो जा नहीं सकते। और जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इलेक्ट्रॉन चले गए कंडक्शन बैंड में, ठीक है, तो वो एनर्जी गेन करके और वो इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट में कौन से इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो करते हैं हमें जो हमारे कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते तो वैलेंस बैंड के भी है, लेकिन वो ऑलरेडी एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में गए हुए होते हैं, तब वो जाके हमें क्या करते हैं, हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं कि हम सबसे पहले वैलेंस बैंड होता क्या है, वो हमने स्टडी कर लिया, फिर उसके बाद कंडक्शन बैंड क्या होता है वो हमने स्टडी कर लिया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एनर्जी बैंड गैप क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि जो सेपरेशन है किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का, उसको बोलते हैं हम एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। तो ये थी 3-4 डेफिनेशन हमारी, और ये भी हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक करंट में हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स का होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगर हमें एनर्जी बैंड गैप को इंग्लिश में डिफाइन करना, तो हम इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या देंगे कि जो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम होता है उसके अंदर एनर्जी बैंड गैप इज़ द सेपरेशन बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोवेस्ट एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड।
Electrons are not found in this band. This band is completely empty. The minimum energy required for shifting electron from valence band to conduction band is energy band gap. तो एनर्जी बैंड गैप की सबसे इजी जो हमारी लैंग्वेज डेफिनेशन है वो ये है कि जो मिनिमम एनर्जी हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वही हमारी एनर्जी बैंड गैप है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपकी इससे रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं हम, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो जो एनर्जी होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये हमारा ईजी होता है, ये इक्वल होता है एच म्यू के। ये यहाँ पे एच है, ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्लैंक कांस्टेंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस होती क्या है, जो प्लैंक कांस्टेंट है वो क्या करता है, हमें ये बताता है कि कितनी एनर्जी का फोटोन हमें सप्लाई करना पड़ेगा कि किसी इलेक्ट्रॉन को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फील्ड प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, मीन्स क्या है, प्लैंक कांस्टेंट से हाउ मच एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीजेज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। अगर हमें क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करवानी है किसकी, किसी भी फोटोन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हमारी फोटोन्स होती है ना। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करवानी है तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए उसको 1 यूनिट से इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट होता है प्लैंक कांस्टेंट का। शायद ही आपको आज तक ये कहीं पे मिला होगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब जो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। जो इसकी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होता है जो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो वो होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और आगे है हमारे पास जो एनर्जी गैप होता है वो डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट ही होता है। और जो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है हमारे c बाय लैम्डा के। तो जो यहाँ पे c है वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, जो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और लैम्डा हमारी क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ जो एनर्जी हम जिस एनर्जी की रेडिएशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो रेडिएशन की वेवलेंथ भी होती है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक है, तो हम अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो, क्योंकि देखो अगर हम इसको इसमें पुट करें म्यू की वैल्यू, तो हमारे पास एनर्जी गैप कितना आ जाता है यहाँ पे, एच सी बाय लैम्डा। अगर देखो यहाँ पे एच भी हमारे पास कांस्टेंट है, सी भी हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी नहीं पता, लैम्डा की। अगर लैम्डा की वैल्यू पता है तो भी हम एनर्जी गैप निकाल सकते हैं, और अगर हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है तो भी हम एनर्जी गैप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड गैप था। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं, हमारे पास आगे फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल का क्या रोल होता है यहाँ पे, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्मी लेवल को अगर डिफ़ाइन करें तो होता क्या है फर्मी लेवल, ये मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल होता है जिसके अंदर क्या हो, उससे नीचे तो सारे के सारे जो भी बैंड एनर्जी लेवल प्रेजेंट है वो सारे फील्ड होते हैं, और उससे ऊपर सारे एम्प्टी होते हैं। मीन्स हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हाईएस्ट एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज़ नोन एज द फर्मी लेवल। कि अगर हमारे पास जैसे ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, और अगर हमारे पास यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ईवी बोलते हैं, हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है ये हमारा वैलेंस बैंड का। तो अगर यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमारा जो फर्मी लेवल होगा वो भी यहीं तक प्रेजेंट होगा, क्योंकि इससे ऊपर वाले जितने भी एनर्जी लेवल है वो एम्प्टी हैं, और जो इससे नीचे वाले एनर्जी लेवल हैं वो सारे फुलफिल्ड हैं। ठीक है, तो ये इसकी सबसे इजी जो डेफिनेशन है यही हो सकती है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे एक एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है जिससे नीचे वाले सारे फुलफिल्ड होते हैं और जो ऊपर वाले होते हैं वो सारे वैकेंट होते हैं। ठीक है, अबव विच ऑल एनर्जी लेवल आर वैकेंट एंड बिलो विच एनर्जी लेवल आर फील्ड इज कॉल्ड फर्मी लेवल। तो ये होता है फर्मी लेवल। और फर्मी एनर्जी क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है जो उस फर्मी लेवल से बिलोंग करे।
उस फर्मी लेवल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्मी एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि सोडियम में जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करते हैं सॉलिड से। तो सॉलिड में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पहले हमारे पास मेटल होती है। तो मेटल में क्या है, मेटल का हमें पता है, उनके बीच में हमने पीछे जो सबसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में, कि उनके अंदर एनर्जी बैंड गैप कम होता है क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होते हैं वो ओवरलैप करके बैठे होते हैं। तो वहाँ पे अगर फर्मी लेवल देखा जाए तो वो हमारा फर्मी लेवल कौन सा होएगा, जहाँ तक कम्प्लीटली फिल्ड है, मान लो यहाँ जो ये ईवी है, इसकी ये लाइन है, यहाँ तक है, तो यहीं पे हमारा फर्मी लेवल एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। तो अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में तो वहाँ पे तो बैंड गैप ज़्यादा होगा उनके बीच में, तो ठीक है, तो वहाँ पे जो फर्मी लेवल होगा वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, बीच में एग्जिस्ट करेगा। सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर 0 केल्विन पे बात करें तो 0 केल्विन पे तो वो कहाँ पे होगा, बीच में ही होगा। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर की बात करें या फिर टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करें तो जो हमारा फर्मी लेवल होता है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, ये सेमीकंडक्टर होते हैं 3 टाइप के हो जाते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी नहीं। ये हमारे पास जैसे एक सिलिकॉन है, अगर वो प्योर है हमारे पास तो उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक। अगर वो हमारे पास उसके अंदर हमने कुछ इम्प्योरिटी डाली हुई है, जैसे ठीक है, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसी कोई इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दी तो उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंजिक। और ये भी एक्सट्रिंजिक है लेकिन ये पी टाइप है क्योंकि इसके अंदर हमने जैसे सिलिकॉन में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल में, लेकिन हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी डालते हैं। कम वाली डाली तो उसका नाम रख दिया पी टाइप, और ज़्यादा वाली डाली तो उसका नाम रख दिया एन टाइप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा था तो इसलिए इसको एन टाइप नाम रख दिया। तो अभी तो सिर्फ फ़िलहाल ये जान लो आप कि इसके अंदर जो फर्मी लेवल होता है, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वो बीच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही हम एन टाइप की बात करते हैं तो वो शिफ्ट हो जाता है कंडक्शन बैंड की साइड में। अगर हम पी टाइप की बात करते हैं वो शिफ्ट हो जाता है हमारा वैलेंस बैंड में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे जो एनर्जी बैंड होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनको बनने में हमारी कौन कौन सी थ्योरी काम आई थी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली थ्योरी काम आई थी, और उससे पहले हमें बोर एटॉमिक थ्योरी थी जो वो काम आई थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे जब बैंड बन गए तो वो 2 बैंड बन गए, उनको हमने नाम दे दिया वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, उनकी डेफिनेशन देख ली। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि उनके बीच का जो गैप होता है उसको एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया, ये जाना कि यहाँ पे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूशन देते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं, जब हम क्या करें 0 केल्विन की बात कर रहे होते हैं तब तक तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं, लेकिन जैसे ही हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तब वो इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पे एनर्जी गैप के फॉर्मूले को, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारी एनर्जी होती है वो एच म्यू होती है। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है। उसके बाद हमने प्लैंक कांस्टेंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप दोबारा सुन सकते हो इसको, वीडियो को। और फिर हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा, उसके अंदर c/λ था। c हमारी स्पीड ऑफ लाइट थी, लैम्डा हमारी वेवलेंथ थी, और जो हमारा एनर्जी गैप होता है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि फर्मी लेवल होता क्या है, फर्मी एनर्जी क्या होती है, मेटल में फर्मी लेवल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इंसुलेटर में फर्मी लेवल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और सेमीकंडक्टर में कहाँ पे। और हमने ब्रीफली थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं पहले प्योर होते हैं, प्योर को हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, और जब उनमें इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो पी टाइप और एन टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम इम्प्योरिटी 3 इलेक्ट्रॉन्स वाली डालेंगे तो वो पी टाइप, और अगर हम उसमें 5 इलेक्ट्रॉन वाली डाल देंगे तो वो एन टाइप हो जाता है। तो ये था आज का हमारा सारा डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको। और आज के लिए इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ।